हिस्टोरिक पीरियड का इतिहास ऐसा इतिहास माना जाता है जहां पर चीजें हमने सुनी भी है, लिखी हुई भी है और उनको हम लोग बहुत आसान तरीके से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ऐसे इतिहास को कंसिडर किया जाता है किसके अंदर? हिस्टोरिक पीरियड में। हिस्टोरिक पीरियड के 3 सेक्शन मैंने तुम्हें बताए थे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले बेटा अपन ने स्टार्ट किया था कौन सा सेक्शन? मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था सन 1600 से लेकर और 1947 तक की जितनी भी घटनाएं हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था बेटा, कौन सा था? कांग्रेस। कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट? 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस एक पार्टी थी जो मीडिएटर का काम करती थी बेटा, किस किस के बीच में? इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच के अंदर। इंडियंस को जो भी मुद्दा रखना था वो ले जाकर और किसके पास रख देते थे? कांग्रेस के पास। और कांग्रेस फिर उस मुद्दे को आगे कहां पहुंचा देती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचा देती। इसके बाद में फिर अपन ने देखा था 1885 से लेकर 1905 तक का जो फेज था उसको कंसिडर किया था अपन ने लिबरल फेज के अंदर, यानी नरम दल वाली जो लोग थे उनको कंसिडर किया था। 1905 से लेकर और 1919 तक अपन ने डिस्कस किया था एक्सट्रीमिस्ट फेज, यानी जो गरम दल वाले थे, जो अपनी बात को रखने के लिए स्ट्राइक करते थे, दंगे प्रसाद करते थे या हिंसात्मक कार्य करते थे, उसको कंसिडर किया जाता है किसके अंदर? एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के अंदर। फिर 1919 से लेकर और 1947 तक हमने डिस्कस किया था गांधीयन एरा के बारे में, जो गांधीवादी युग चलाया गया था। और इस पूरे के पूरे गांधीयन एरा के अंदर गांधी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस नेशनल मूवमेंट के अंदर, भारत की आजादी के अंदर। बहुत सारे इन्होंने सत्याग्रह चलाए हैं, उनको सफल बनाया है और बहुत सारे भारतीय दिलों का दिल जीता इन्होंने, यस या नो? और कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग हैं वो गांधी जी से डरते भी थे, क्योंकि इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट करके और बहुत सारे ऐसे आंदोलन को सक्सेसफुल बनाए हैं जहां पर भारतीय लोगों की, भारतीय किसानों की जो डिमांड थी उनको पूरी की गई है। इज दैट क्लियर? फिर अपन ने आगे डिस्कस किया था और लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे बेटा 1928, जहां पर अपन ने बात की थी किसके बारे में? साइमन कमीशन के बारे में। कितने मेंबर थे साइमन कमीशन के अंदर? 7। टोटल 7 सदस्य थे और सातों के सातों ब्रिटिश थे। इसलिए कांग्रेस ने इन 7 मेंबर वाली टीम को किस नाम का, क्या नाम दिया है इसको? व्हाइट कमीशन, यानी श्वेत कमीशन। ठीक है। और इसका जो प्रेसिडेंट बनाया था, इसका जो अध्यक्ष बनाया था, वो किसको बनाया था? सर जॉन साइमन को बनाया था। और इसी के बेस पे इसका क्या नाम निकाला गया है? साइमन कमीशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइमन कमीशन टू केम इंडिया? भारत आने के पीछे इस साइमन कमीशन का पर्पस क्या रहा था? तो याद रखना 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, उसके तहत जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे, क्या वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सभी के इन्वेस्टिगेशन के लिए किसको बुलाया गया है? साइमन कमीशन को। लेकिन इंडियंस ने देखा कि ये कोई ना कोई अंग्रेजों की नई चाल होने वाली है, इसलिए हर जगह से इंडियंस ने इस साइमन कमीशन का अपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया और अलग अलग जगह से नारे लगाना स्टार्ट कर दिया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। वहीं एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी लाहौर के अंदर, जब ये साइमन कमीशन पहुंचा तो वहां पर थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय ने फिर इसका अपोजिशन किया और लाला लाजपत राय पे बेटा लाठी चार्ज हुआ, जिसके तहत लाला लाजपत राय की मौत हो गई। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तुम लोगों से कि साइमन कमीशन के दौरान कौन सा भारतीय ऐसा क्रांतिकारी था जिसका लाठी चार्ज के दौरान है वो मौत हो गई है, और वो कौन होने वाला है? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था बेटा? 3 February 1928। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा तुमसे पेपर के अंदर कि साइमन कमीशन है वो भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। टोटल कितने मेंबर थे इसके अंदर? 7 मेंबर थे। इज दैट क्लियर? यहां तक की बात अपन ने पढ़ ली थी। अब आगे स्टार्ट करते हैं यहां से।
नेहरू रिपोर्ट। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डेट पता होनी चाहिए और ये पता होनी चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे बेटा मोतीलाल नेहरू, और उन मोतीलाल नेहरू ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एक परफॉर्मा तैयार करा है, एक रिपोर्ट तैयार करी है जिसमें कुछ चीजों के लिए डिमांड करी है। उन्होंने क्या करी है? कुछ चीजों के लिए डिमांड करी है, लाइक फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे भारतीयों के पास क्या होने चाहिए? मौलिक अधिकार होने चाहिए। और भी बहुत सारी चीजों के बारे में डिमांड करी थी किन्होंने? मोतीलाल नेहरू ने। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो अभी बना हुआ है उसका एक ब्लू प्रिंट आउट इन्होंने निकाल कर दिया है। वो जो ब्लू प्रिंट आउट है वो भी बेटा किसको बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन का नेहरू रिपोर्ट को बोला जाता है। बोलो यस या नो। तो 1928 के अंदर कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट में बहुत सारी डिमांड थी इंडियंस के लिए कि हमारे इंडियंस के लिए ये सारी की सारी डिमांड है वो फुलफिल होनी चाहिए। बट इसका सबसे भयंकर जो अपोजिशन किया है वो किया है बेटा मुस्लिम लीग ने। किसने किया है? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने इसका अपोजिशन क्यों किया? क्योंकि मुस्लिमों के लिए कोई भी नियम कानून इस रिपोर्ट के अंदर नहीं बनाए गए। तो मुस्लिम तो पहले ही अपने लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज मिल चुका था उनको, तो इंडियंस ने या मोतीलाल नेहरू ने सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के पर्पज से ही ये सारी की सारी रिपोर्ट है वो तैयार करी है। तो इसके चलते जब मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो वो खफा हो गए। किससे? भारतीय लोगों से और इस रिपोर्ट से। और इसके खफा होने के बाद मुस्लिम लीग के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करता था। क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना। और उस मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 फॉर्मूलों की एक लिस्ट निकाल दी, एक 14 सूत्री ज्ञापन उन्होंने निकाल दिया। और उसमें कंप्लीट जो बातें रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पर्पज से रखी गई है बेटा? मुस्लिमों के प्रति रखी गई है। अब देखो यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके पर्पज से बनाई गई थी? इंडियंस के पर्पज से। इसमें मुस्लिमों के लिए कुछ भी बात नहीं रखी गई है, जिससे नाराज होकर और 1928 के अंदर ही मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 फॉर्मूले जिन्नाज 14 फॉर्मूलाज। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उसने कितने फॉर्मूले रिलीज कर दिए हैं? 14। और इस 14 सूत्री ज्ञापन के अंदर जिन्ना के 14 सूत्री ज्ञापन, इसके अंदर इन्होंने जो कंप्लीट बातें रखी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रखी है बेटा? मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी है। इसके अंदर इंडियंस का कोई भी लेना देना नहीं रखा। बोलो यस या नो। तो 1928 के दो केस और समझ में आते हैं क्या तुम लोगों को? एक तो नेहरू रिपोर्ट जिसको कंसिडर किया जाता है एज ए ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ब्लू प्रिंट निकाल के जो दिया था वो बेटा किसने दिया था? एक रिपोर्ट जो तैयार करी थी वो किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने करी थी। बोलो यस या नो। उसके बाद फिर अपन ने बात करते हैं तो जिन्ना ने कितने फॉर्मूले निकाल दिए हैं? 14 नए फॉर्मूले निकाल दिए हैं, जिसमें कंप्लीट ही बात है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई है? मुस्लिम लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी है। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि इंडियंस ने इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात रख दी और मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात रख दी है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 1929 यहां पर एक सेशन हेल्ड हुआ है, दैट इज लाहौर सेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन। और ये जो लाहौर अधिवेशन है बेटा, इसके जो प्रेसिडेंट थे, इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें एक चीज की डिमांड करी थी, वो था बेटा अपने पास क्या? कंप्लीट डोमिनेंस, यानी पूर्ण स्वतंत्रता। बात को समझने की कोशिश करना। जो डोमिनेंस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है बेटा फ्रीडम से, यानी स्वतंत्रता से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
ब्रिटिशर्स के सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हमें कंप्लीट डोमिनेंस चाहिए। एक तो होता है बेटा डोमिनेंस, मतलब समझने की कोशिश करोगे इधर, डोमिनेंस स्वतंत्रता, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा देश, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं, एक ऐसा देश जिसके अंदर सारे के सारे लोग हैं, सारे के सारे उस कंट्री के लोग हैं, लेकिन इसका जो हेड होगा वो उस कंट्री का नहीं होकर किसी दूसरे कंट्री का बनाया जाता है, उसको तो क्या बोला जाता है, डोमिनेंस बोला जाता है। जहां पर राजा अलग होगा, बाकी सारी की सारी प्रजा को क्या दे दिया, क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? एक होता है बेटा कंप्लीट डोमिनेंस। इस कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि वो पूरी की पूरी प्रजा है वो स्वतंत्र है, और उसी स्वतंत्र प्रजा में से कोई एक को क्या बना दिया जाएगा, राजा बना दिया जाएगा। जैसे आज हमारा देश पूरी तरीके से स्वतंत्र है क्या, इंडिपेंडेंट है हमारा इंडिया, और इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो हायर जो पोस्ट होती है, जो हेड होता है, वो बेटा कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। यस या नो? तो प्रेसिडेंट होने के लिए क्या चीज मस्ट है, उसका एक भारतीय होना, कि भारत देश का जो सबसे सर्वोच्च जो नागरिक होगा, जो प्रमुख जो व्यक्ति होगा, वो भारत देश का निवासी ही होगा। अदरवाइज इन्होंने डोमिनेंस के लिए हाँ बोल दिया था कि पूरे के पूरे भारत को आजादी दे दी जाएगी, लेकिन भारत के ऊपर जो रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा वो कोई भारतीय नहीं बनाएगा। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस लाहौर सेशन के अंदर किसकी डिमांड करी थी, कंप्लीट डोमिनेंस की। बोलो यस या नो? तो फिर अंग्रेजों ने इनके मुद्दों को बेटा खारिज कर दिया, इनकी बातों को अनसुना कर दिया, और इनकी बातों को अनसुना करने के बाद फिर गांधी जी ने 1930 के अंदर एक मोमेंट चला दिया। कब चलाया? 1930 के अंदर। सविनय अवज्ञा मोमेंट। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के पीछे पर्पस यही था, क्योंकि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने इनकी डिमांड को है वो फुलफिल नहीं करा था, ना तो कंप्लीट डोमिनेंस दे रहे थे, ना इनकी बातों को सुना जा रहा था। इसके चलते पहले वहां पर नमक का व्यापार हुआ करता था। किसका व्यापार हुआ करता था? नमक का व्यापार हुआ करता था, और बहुत सारे जो लोग हैं वो उस नमक के व्यापार में बेटा काम करने के लिए जाते थे। क्या करने के लिए जाते थे? काम करने के लिए जाते थे। तो इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 6 अप्रैल 1930 के अंदर गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। और इस दांडी मार्च की जो डेट है वो बेटा 6 अप्रैल ही क्यों रखी गई? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था अंग्रेजों ने एक नियम चलाया था जिसका नाम निकाला था बेटा रोलेक्ट एक्ट 1919, और वो भी कब स्टार्ट हुआ था? 6 अप्रैल 1919। तो उसी मुद्दे को दबाने के लिए, उसी का जवाब देने के लिए गांधी जी ने बेटा कौन से डेट को चूज करा है? 6 अप्रैल। और तुम्हें पता है, तो मैंने तुम्हें बताया था उसी आंदोलन के दौरान 13 अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक का, इसको कंसिडर किया जाता है राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में, नेशनल वीक के रूप में उसको कंसिडर किया गया था। उसी के चलते 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किसको स्टार्ट कर दिया? दांडी मार्च को। और इसके लिए जो रास्ता चुना है बेटा वो दांडी का ही क्यों चुना है? क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट रास्ता हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सबसे टिपिकल रास्ता। लगभग दांडी से लेकर और साबरमती से लेकर दांडी तक की एक यात्रा करी है, जहां पर बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया है। ये पहला ऐसा मार्च था जिसमें वुमेन्स ने, फीमेल ने पार्टिसिपेट किया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वह कौन सा आंदोलन था जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया? दैट इज दांडी मार्च।
और इसके अंदर बेटा किसको ब्रेक किया गया है, दैट इज सॉल्ट लॉ, नमक कानून। और इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने एक मुट्ठी भर के और उस नमक को उठा लिया। तो ये इलीगल केस हुआ करता था, अगर वहां पर कोई भी अगर नमक की चोरी करता था तो उसको इलीगल माना जाता था। और गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक की उठा ली, और वो जो एक मुट्ठी नमक की थी उसकी बोली भी लगाई गई है, और बहुत हायर पेमेंट के अंदर उसको खरीदा गया है, क्योंकि वो किसने तोड़ा है, गांधी जी ने तोड़ा है। तो याद रखना बहुत सारी चीजें हैं जो इससे रिलेट करेगी, किससे, दांडी मार्च से। इसकी टोटल डिस्टेंस भी कभी कभार तुम लोगों से पूछ ली जाती है कि साबरमती से लेकर दांडी तक की कुल कितनी दूरी इन्होंने तय करी थी, दैट इज 385 किलोमीटर। और अगर अपन बात करते हैं मील की, तो कितने मील हो जाएंगे, 241 मील या 385 किलोमीटर। अब बताओ मुझे, क्या नमक कानून तोड़ने के पीछे रीजन समझ में आता है क्या, यस या नो? क्यों 6 अप्रैल को ही दांडी मार्च स्टार्ट किया गया, इसकी कहानी समझ में आ गई क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया, इसकी बात समझ में आ चुकी है क्या तुम लोगों को, यस या नो? तो अपन ने बात करी है 1928 के अंदर साइमन कमीशन के बाद में नेहरू रिपोर्ट आई मोतीलाल नेहरू ने, जिसको ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कंसिडर किया जाता है। उन्होंने इंडियंस के लिए रूल एंड रेगुलेशन बना दिए। उसी को देखते हुए 14 फॉर्मूला है वो जिन्ना ने दे दिए हैं अपने, जिसमें सारे के सारे मुद्दे किसके बारे में रखे गए हैं, मुस्लिमों के बारे में रखे गए हैं। वही 1929 के अंदर जो कांग्रेस का सेशन हेल्ड हुआ था वो कहाँ पर हुआ है, लाहौर के अंदर। और उसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनकी एक ही डिमांड थी कि हमें कंप्लीट डोमिनेंस चाहिए, यानी भारत को पूर्ण रूप से क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। 26 जनवरी 1930 को पहली बार रावी नदी के किनारे पर भारत का तिरंगा लहराया गया। डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1930। इसीलिए इंडिया ने अपना जो रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट किया है वो कब किया है बेटा, 26 जनवरी। वो इसी को मद्देनजर रखते हुए उस डेट को कंसिडर किया गया है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया कब, 1930 में। और 6 अप्रैल 1930 को कौन सा मार्च स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने, दांडी मार्च। इज दैट क्लियर? चलो यहां से नोट डाउन करना स्टार्ट करो इसको। सबसे पहले लिखो 1928 नेहरू रिपोर्ट। ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लो। यहां लिख लेना संविधान का ब्लूप्रिंट। कौन से रिपोर्ट को बोला जाता है, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को, जिसमें इन्होंने इंडियंस के लिए बहुत सारे मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श किया था और उनके लिए डिमांड करी थी, लाइक फंडामेंटल राइट्स के। और फिर 1928 के अंदर कितने फॉर्मूले दे दिए हैं जिन्ना ने, 14 फॉर्मूले। इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने भी अपने 11 फॉर्मूले दिए, लेकिन वो हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जिन्ना ने 14 फॉर्मूले हैं वो कब दिए थे, 1928 के अंदर। मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी है, 1928 के अंदर। इज दैट क्लियर? आगे नोट डाउन करोगे 1929 लाहौर अधिवेशन किसने अध्यक्षता करी थी इसकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें लिख लेना डिमांड फॉर कंप्लीट डोमिनेंस। पूर्ण स्वराज की मांग की। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब अब समझ में आ गया क्या तुम्हें?
जहां पर कोई भी देश होगा जिसकी सारी की सारी जनता को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा और उसी स्वतंत्र जनता में से एक व्यक्ति है वो उस देश का क्या होगा बेटा, हेड बनाया जाएगा। उसी को कंसिडर किया जाता है कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर। फिर इसके बाद लिखोगे 1930 सविनय अवज्ञा मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, गांधी जी ने। जिन्ना के बाद गांधी जी ने भी 11 फॉर्मूले दिए थे, उनको भी नहीं माना। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंप्लीट डोमिनेंस वाली बात को भी स्वीकार नहीं किया उन्होंने। तब जाकर उन्होंने 1930 के अंदर कौन सा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, सविनय अवज्ञा मूवमेंट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट रहा है अपने लिए बेटा वो कौन सा रहा है, 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च। कहां से लेकर कहां तक था ये, साबरमती से दांडी, साबरमती टू दांडी। कौन सा कानून तोड़ दिया था इसके अंदर, नमक कानून, सॉल्ट लॉ। टोटल कितना डिस्टेंस, 385 किलोमीटर, और अगर माइल में पूछ ले तो 241। लिख लो, इन दिस मार्च वुमेन्स आर पार्टिसिपेट, इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। लिख लिया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल जिसको अपन कंसिडर करते हैं, इन सभी मुद्दों को अस्वीकार करने के बाद में गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, सविनय अवज्ञा मूवमेंट। और वहां पर एक और इंसिडेंट हुआ, दैट इज नमक कानून को तोड़ना। इन्हीं सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, जहां पर 3 राउंड टेबल हेल्ड किए गए हैं। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, उन्हीं सारी बातों पर विचार विमर्श करने के लिए। बोलो यस या नो। अब ये तीनों के तीनों जो गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुए हैं बेटा, उनका वेन्यू पूछ लिया जाता है, उनका स्थान पूछ लिया जाता है। तीनों के तीनों जो गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुए हैं, जो हेल्ड हुए हैं, वो कहां पर हुए हैं, लंदन में हुए हैं। कहां पर हुए हैं, लंदन के अंदर हुए हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले एक व्यक्ति थे, वो कौन थे बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर अपन बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल में भी पार्टिसिपेट किया, सेकंड में भी किया और थर्ड में भी किया। इनकी डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कब कब ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये आयोजित हुए। तो याद रखना, फर्स्ट जो राउंड टेबल है वो कब हुआ था, 1930 के अंदर। सेकंड कब हो गया था, 1931 में। और थर्ड वाला बेटा कब हुआ है, 1932 के अंदर। अब इसी गोलमेज सम्मेलन के अंदर देखो,
तुम लोग जब भी शादी में कहीं गए होंगे, शादी में जाने के बाद में जैसे ही हम लोग खाने के सेक्शन की तरफ देखते हैं तो अलग से एक राउंड वाली टेबल है वो लगाई जाती है और इसके चारों तरफ 4-5 चेयर लगा दी जाती है। बोलो यस या नो, ताकि 4-5 लोग आराम से डिस्कस करते करते वहां पर खाना खा सके। ऐसे ही यहाँ पर बेटा इस नाम को रिलेट करना गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल, जहाँ पर अलग अलग देश के अलग अलग व्यक्ति थे और उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को समाधान करने के लिए ये जो राउंड टेबल है उसका आयोजन ही किया गया था। तो भारतीय लोग भी वहां पर पहुंच गए थे। तीनों ही राउंड टेबल में किसने पार्टिसिपेट किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और यहाँ पर बेटा फर्स्ट राउंड टेबल कब हेल्ड हुई है? 1930 के अंदर। अब इसमें कोई भी भारतीय नहीं था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना अलावा। तो यहाँ पर जो कांग्रेस थी वही तो सबसे ज्यादा मेन और इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इंडियंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? कांग्रेस। तो कांग्रेस ने ही पार्टिसिपेट नहीं करा है। सबसे बड़ा जो मुद्दे की बात है, इन राउंड टेबल के अंदर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा। और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा, इसके चलते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेटमेंट दिया कि एक ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा ही शामिल नहीं हुआ। अब तुम लोग सोच के देखो, तुम लोग ऐसी बारात में जा रहे हो जिसके अंदर दूल्हा ही नहीं है, तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? क्या उसको हम लोग बारात कंसिडर करेंगे? क्या नहीं करने वाले। तो यहाँ पर जिन मुद्दों को, भारतीय मुद्दों को कांग्रेस जब सुलझा रही थी तो कांग्रेस ने ही पार्टिसिपेट ही नहीं करा है। फिर गांधी जी ने 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया था। फिर सेकेंड राउंड टेबल के अंदर बेटा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। किन्होंने? गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट किया है? सेकेंड राउंड टेबल के अंदर। गांधी जी वहां पर लंदन पहुंच गए, वही धोती और हाथ में लकड़ी लेकर। बहुत सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है, लेकिन याद रखना यहाँ पर गांधी जी ने अपने मुद्दे रखे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने मुद्दे रखे। गांधी जी है वो देश के प्रति चाह रहे थे और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो दलितों के प्रति ज्यादा उनकी डिमांड थी। इसी को चल के, इसी दोनों मुद्दों को लेकर देखते हुए गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों के बीच में आपस में क्या हो गया बेटा? मतभेद हो गया और दोनों के बीच क्या हो गई? लड़ाई हो गई। अब देखो, अगर अपन बात करते हैं तो 1931 के अंदर ही एक घटना और हुई है, दैट इज गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। इरविन उस टाइम ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था और इन्होंने फिर गांधी जी को बोला कि आप आइए, आपके साथ अपन राउंड टेबल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी आपके मुद्दे उन मुद्दों के ऊपर सुनवाई की जाएगी। तो सेकंड राउंड टेबल के अंदर ही गांधी जी बेटा कहां पहुंच गए थे? लंदन। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, गांधी इरविन समझौता कब, कौन से वर्ष हुआ था? 1931 के अंदर हुआ था। और गांधी जी ने कंप्लीट देश के लिए बात करी है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मोस्ट ऑफ द केस में किस पे फोकस किया है? दलित वर्ग के लोगों को लेकर। और इसी मुद्दे को लेकर दोनों के आपस में क्या हो गए हैं? मतभेद हो गए हैं। फिर उस मतभेद के चलते इनको जेल हो गई है। उसके बाद में फिर यरवदा एक जेल थी, फिर उसके अंदर इन दोनों के बीच में वापस से क्या हुआ? समझौता हुआ। और उस समझौते को बेटा कंसिडर किया जाता है पूना पैक्ट के नाम से। कहां पर हुआ था ये समझौता? पूना के अंदर हुआ था। पूना के अंदर एक जेल थी बेटा, यरवदा जेल। और यहीं पर इन दोनों के बीच में आपस में क्या हो गया? समझौता हो गया और इसको नाम दे दिया गांधी अंबेडकर समझौता, यानी पूना पैक्ट। किस किस के बीच में हुआ था ये? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। उसके बाद फिर गांधी जी वापस कहाँ आ गए हैं? भारत आ गए हैं। भारत आने के बाद इन्होंने वापस से सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ा दिया और 1934 में पूरी तरीके से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दिया और कांग्रेस को पूरी तरीके से बेटा क्या कर दिया? त्याग दिया। बोलो यस या नो। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तुमसे। 3 राउंड टेबल बताए मैंने तुम्हें। फर्स्ट राउंड टेबल 1930, सेकेंड राउंड टेबल 1931। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 के अंदर हुआ था। और जो थर्ड राउंड टेबल है वो हुई थी 1932 के अंदर। पूना पैक्ट भी कब हुआ है? 1932 में। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ है? बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर। गांधी और इरविन पैक्ट ये समझ में आई जाएगा तुम लोगों को, किस किस के बीच में हो रखा है ये? गांधी जी और इरविन के बीच में। बोलो यस या नो। तीनों के तीनों जो राउंड टेबल है वो वेन्यू तीनों का सेम है। कहां पर हुआ है ये? लंदन के अंदर हुआ है। ठीक है, तीनों के अंदर किसने पार्टिसिपेट किया है? डॉक्टर भीमराव ने। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? सिर्फ और सिर्फ सेकंड के अंदर। इज दैट क्लियर? नोट डाउन कर लो, ये टेबल बना लो कंप्लीट। इनकी डेट मेंशन कर लेना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के टिक कर लेना तीनों पार्टिसिपेशन के अंदर। और गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ कौन से राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया है? सेकंड राउंड टेबल के अंदर। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1930, 31 और 32 के अंदर। क्लियर है बात? बताओ यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या? 1932 में पूना समझौता होने के बाद फिर गांधी जी वापस किधर लौट गए? भारत। और भारत लौटने के बाद गांधी जी ने वापस से कौन सा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया? सविनय अवज्ञा मूवमेंट। और इस सविनय अवज्ञा मूवमेंट को कंप्लीट कब किया है? 1934 में। और उसके बाद में पूर्ण तरीके से गांधी जी ने कांग्रेस को बेटा क्या कर दिया? त्याग दिया। इसीलिए तुमने देखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम, रेयर ऐसा केस हुआ है जहां पर गांधी जी के बारे में कुछ चीजें अपने सामने आई है। अदरवाइज पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको कंसिडर किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यही मुद्दा था पूना पैक्ट वाला। इसके चलते अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में आपस में क्या हो गए थे? मतभेद। और मैंने बताया था 1934 के अंदर ही बेटा पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर दी गई थी। बोलो यस या नो। यहां तक बात समझ में आ गई कंप्लीट? चलो भारत छोड़ो आंदोलन। किसने स्टार्ट किया था ये? महात्मा गांधी जी ने। और अंग्रेजों भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन है, इसके पीछे की क्या कहानी रही है तो यहां पर समझने की कोशिश करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस टाइम क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर और 45 तक चला है क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब तुम्हें पता है फर्स्ट जब वर्ल्ड वॉर आया था तब गांधी जी भारत लौटे थे अफ्रीका से, और इन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने अपनी औकात दिखा दी और रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे भारतीय लोगों के सामने, लेकिन इस बार भारतीय लोग हैं वो पूरी तरीके से सतर्क थे कि इस बार चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए हम लोग इन ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। और इस बार अपोजिशन के अंदर कौन खड़े थे? गांधी जी खड़े थे। और इसी की अपोजिशन हेतु और ब्रिटिश सरकार ये चाह रही थी कि इस बार भी हम लोग भारतीय लोगों की मदद लेंगे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन भारतीय लोगों ने साफ इनकार कर दिया और उसी के चलते गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है? क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। किसके लिए था ये? ब्रिटिश के लिए था। किसके लिए था? ब्रिटिश के लिए था। इसी के तहत 1942 के अंदर ही भारतीय लोगों के मुद्दों को समझने हेतु ब्रिटिश ने एक और प्लान बनाया है, एक और योजना बनाई है, दैट इज क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स नामक व्यक्ति को भारत के अंदर भेजा गया है
और फिर भारतीय लोगों के मुद्दों को समझने का प्रयास किया गया है और ये आकर रिक्वेस्ट कर रहा है भारतीय लोगों से कि इंडिया वाले हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश लोगों का सहयोग करें। लेकिन इनकी ये योजना है वो सफल नहीं हो पाई। इनका ये जो प्लान था, क्रिप्स मिशन था, ये पूरी तरीके से क्या हुआ है, अनसक्सेसफुल हुआ है। भारतीय लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस बार हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार से मदद नहीं करेंगे। बोलो यस या नो। इसी के चलते हुए 1945 के अंदर इन्होंने शिमला के अंदर एक समिट किया है। शिमला सम्मेलन, ये कब हुआ है, 1945 के अंदर। यहां पर भी भारतीय लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी, बट इंडियंस ने साफ साफ क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। और इंडिया वालों की एक ही डिमांड थी कि हमें हमारा क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है। बोलो यस या नो। अब देखो, जैसे ही 1945 के अंदर ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तब जाकर ब्रिटिश लोगों ने इंडिया वालों के लिए यस बोल दिए कि ठीक है, हम तुम्हें पूरी तरीके से डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस है वो दे देंगे और पूरी तरीके से तुम्हारे को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और रही बात तो तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बना दी जाएगी। बोलो यस या नो। इसी के चलते हुए 1946 कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के अंदर 3 मेंबर को भारत भेजा गया है। कितने मेंबर को, 3 मेंबर को भारत भेजा गया है। पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों मेंबर है। वो ब्रिटेन के अंदर एक पार्टी बनी थी बेटा, लेबर पार्टी, बताया था मैंने तुम लोगों को। और उसका जो पीएम बनाया था वो बनाया था क्लीमेंट एटली को। एटली जी की सरकार थी और उसकी सरकार के अंदर जो उसका कैबिनेट बना हुआ था, उस कैबिनेट के कितने सदस्य थे, 3। इन 3 सदस्यों को बेटा कहां पर भेजा गया है, भारत भेजा गया है। और इनका एक ही काम था, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 24 मार्च 1946। कब आया था, 24 मार्च 1946 को आया। कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंदर कितने मेंबर इंक्लूड थे, 3 मेंबर इंक्लूड थे। और इन्हीं तीनों मेंबर का जो ग्रुप है उसको किस नाम से जाना जाता है, कैबिनेट मिशन के नाम से। अब जब ये चीजें क्लियर हो चुकी है पूरी तरीके से, ब्रिटिश ने ये मान लिया है कि अब तो भारत को क्या करना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा। तब जाकर इन ब्रिटिश ने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बेटा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान 1947। इस लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया है और भारत को भेजने के पीछे पर्पस क्या था, भारत को आजादी करना था। लेकिन इसके अनुसार भारत को आजादी मिलने वाली थी 1948 के अंदर। और साथ के साथ ही उधर 1940 के अंदर मुस्लिम लीग ने यह डिक्लेरेशन दे दिया था कि हमें हमारा अलग से देश चाहिए जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देश की जो मांग है वो मुस्लिम लीग ने कब कर दी थी, 1940 के अंदर। तो दोनों ही देशों को अब क्या मिलने वाली थी, आजादी मिलने वाली थी। माउंटबेटन का विचार था कि पहले आजादी किसको दे दी जाए, भारत को आजादी दे दी जाए, या दोनों देशों का जो विभाजन है उसके लिए किसको भेजा गया है, लॉर्ड माउंटबेटन को। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इंडियंस की ने जो मूवमेंट स्टार्ट करे थे इस दौरान, उससे मुस्लिम लीग को ये समझ में आ गया था कि अब तो भारतीय लोगों को क्या मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी। और कैबिनेट मिशन भी आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना भी स्टार्ट हो गई थी। इस बात को देखते हुए मुस्लिम लीग ने या जो पाकिस्तान था उसने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, जगह जगह दंगे प्रसाद करने स्टार्ट कर दिए कि हमें भी क्या चाहिए, आजादी चाहिए और भारतीय लोगों से पहले आजादी चाहिए। तो याद रखना 1948 के प्लान को कैंसिल करके और
15 अगस्त 1947 को किसको आजादी मिल गई बेटा? भारत को। और इससे एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को किसको आजादी मिल चुकी है बेटा? पाकिस्तान को। तो याद रखना, ये जो डिवीजन ऑफ टू कंट्रीज है, ये जो प्लान लेकर आया था, ये कौन लेकर आया था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना थी, वो उसके पीछे पर्पस क्या था? इन दोनों देशों को आजादी दिलाना। लिख लो कंप्लीट। इससे पहले वाला लिख लिया था क्या? ये हो गया था क्रिप्स मिशन, शिमला समिट और क्विट इंडिया मूवमेंट। इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, डू और डाई स्लोगन गिवन बाय गांधी जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो, कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया ऑन 24 मार्च 1946। लॉर्ड माउंटबेटन योजना लिख लेना। पर्पस समझ में आ गया? माउंटबेटन किस पर्पस से आया था भारत? सिर्फ और सिर्फ आजादी दिलाने के लिए या दोनों देशों को आजाद करने के लिए। इससे पहले अंग्रेजों ने कोशिश करी है, स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा, नहीं आई बात समझ में। कैबिनेट मिशन आया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई और फिर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा, जिसने भारत को क्या कर दिया? आजाद कर दिया और पाकिस्तान को अलग आजाद कर दिया। क्लियर है बात? ये पूरी की पूरी कहानी थी, जिसको बेटा अपन ने कंसिडर किया है मॉडर्न इतिहास के बारे में। जितनी भी मॉडर्न इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन सभी के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। इसके बीच 1935 का एक एक्ट बताया था, जो मैंने तुम्हें पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर कंसिडर करवा दिया था, कि 1935 के अंदर एक भारत शासन अधिनियम आया था, जिसमें आरबीआई की स्थापना के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया था, डायआर्ची सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था। वो सारी की सारी घटनाएं किसके अंदर कंसिडर की जाएगी? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। तो 1600 से लेकर और 1947 तक की ये जो कहानी रही है, इसको कंसिडर किया जाता है आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में। यानी इस पूरे के पूरे इतिहास के बारे में हमें चीजें सुनने को भी मिलती है, चीजें लिखी हुई भी है, और उन लिखी हुई चीजों को हम लोग बहुत आसान तरीके से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तभी तो इसको कंसिडर किया गया है हिस्टोरिक पीरियड के अंदर। बोलो यस या नो? फिर हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन रहने वाला है, वो रहने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री का। किसका? एंशिएंट हिस्ट्री का। चलो, इस टर्म का मतलब समझना। एंशिएंट का मतलब ये होता है प्राचीन, यानी पुराना इतिहास। बोलो यस या नो? अगर मैं बोलूं आज के 100 साल पहले, क्या तुमने कभी कोई चीज देखी है क्या? नहीं देखी। लेकिन आज के 100 साल पहले की कोई घटना के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा। हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें पहले बहुत सारी कहानियां बताते रहते थे कि हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था। फिर हम सब लोगों ने बोलती बंद कर दी 2019 में कोरोना को लाकर, कि अब हमारे ज़माने में ऐसा भी होता है। फिर वो डायलॉग और आ गया, हमारे तो यहाँ ऐसा ही होता है। आगे बात समझ में? तो याद रखना, हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को, प्राचीनतम इतिहास को। इस प्राचीनतम इतिहास की एक घटना है, उस घटना के बारे में हम लोग समझेंगे, दैट इज ग्रीगेरियन कैलेंडर। उस ग्रीगेरियन कैलेंडर का मतलब समझने की कोशिश करना।
एक स्केल बना रहा हूं, उस स्केल का मतलब समझने की कोशिश करना। ठीक है, इस पूरे के पूरे इतिहास में दो टर्म हमारे सामने आती है, एक आती है बिफोर क्राइस्ट यानी ईशा पूर्व, और एक आता है बेटा एनो डोमिनी यानी ईस्वी। यहाँ एक बीच वाला स्केल में मेजरमेंट ले रहा हूं बेटा, दैट इज 2500 बीसी, 2500 बीसी। इसका मतलब समझने की कोशिश करना कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को एक नगर था, एक नगर के अंदर एक राजा हुआ करता था, और जैसे ही वो राजा कोई भी अगर क्राइम करता था तो राजा क्या करता था, उस क्रिमिनल व्यक्ति को ले जाता था और नगर के बीचों बीच एक पेड़ हुआ करता था, उस पेड़ पे ले जाकर उसको लटका देता था, उसको फांसी दे दी जाती थी और पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए। बोलो यस या नो। ऐसे एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था बेटा जीसस। क्या नाम था? जीसस। और उस जीसस ने भी, राजा गया और उसको भी उसी गांव के बीचों बीच जो पेड़ था उस पेड़ पे उसको लटका दिया गया और जीसस की बेटा क्या हो गई? मौत हो गई। सभी लोगों ने क्या मान लिया कि अब ये इंसान जिंदा नहीं है, अब ये इसकी क्या हो चुकी है? मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ी ही आश्चर्यचकित घटना है वो अगले ही दिन सुनने को आई कि जिस व्यक्ति को, जिस जीसस को राजा ने पेट पे लटकाया था, जिसकी मौत हो गई थी, वो वापस से क्या हो गया? जिंदा हो गया। और ये खबर सुनते ही आधे से ज्यादा लोग तो डर गए, लेकिन कुछ लोगों ने उसको भगवान का रूप मान लिया कि ये तो कोई भगवान की ही करामात है, ये तो कोई भगवान का ही रूप है कि इसका तो क्या हो गया बेटा? पुनर्जन्म हो गया। क्या हो गया? पुनर्जन्म हो गया। तो याद रखना, अब वो जीसस जिस टाइम मरा था उससे पहले का जो पूरा का पूरा इतिहास है उसको तो बेटा किस में कंसिडर किया जाएगा? ईशा पूर्व। आ गई क्या बात समझ में? बिफोर क्राइस्ट। इज दैट क्लियर? और जैसे ही वो जीसस मरकर वापस जिंदा हुआ, लोगों ने उसको देवता, भगवान, जिसका भी नाम दिया उस रूप में वो पूजा जाने लगा। और वो किस नाम से फेमस हुआ बेटा? ईशा मसीह के नाम से फेमस हुआ है। और ईशा मसीह के जन्म के बाद वाला जितना भी इतिहास है वो कंसिडर किया जाता है किसके अंदर? एनो डोमिनी के अंदर, यानी ईस्वी के अंदर। बोलो यस या नो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी? एंशियंट हिस्ट्री की। एंशियंट हिस्ट्री का एक टाइम पीरियड हम लोग कंसिडर करते हैं। टाइम पीरियड हम लोग कंसिडर करेंगे इसका 2500 बीसी से लेकर और लगभग 700 एडी तक। कितने एडी तक? 700 एडी तक। इसका मतलब समझ में आ गया क्या कि 2500 के बाद फिर 24, 23, 22, 21 ऐसे करते करते कब तक पहुंच जाएंगे अपन? जीरो तक। जीरो के बाद में फिर 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। ये जो पूरा का पूरा इतिहास है ये किसके रूप में कंसिडर किया जाएगा? एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड किया जाएगा। इसको प्राचीनतम इतिहास का समय काल माना जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? मैंने एक चीज तुम लोगों को लिखवाई होगी, मॉडर्न हिस्ट्री 1600 एडी से लेकर और 1947 एडी तक। इसका मतलब समझ में आ गया क्या कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पढ़ा जाएगा? एडी के अंदर। उसके अंदर बिफोर क्राइस्ट का कोई भी रोल ही नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं बेटा किसकी? एंशियंट हिस्ट्री की, प्राचीनतम इतिहास की, तो वो कब से लेकर कब तक कंसिडर किया जाएगा? 2500 बीसी से लेकर और 700 एडी तक के बीच की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर? इस एंशियंट हिस्ट्री के अंदर। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? इसको नोट डाउन कर लो एक बार।
लिख लिया, कंप्लीट है इतना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस पूरे के पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का। जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता। इसका मतलब समझ जाना कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा गया है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, यानी कोई भी लोग जिस समय जिस प्रवृत्ति के जिस प्रकृति के लोग यहाँ पर रहते थे उनका एक अलग से कल्चर होता था, उनका एक अलग से रहन सहन हुआ करता था, उसको कंसिडर किया जाता है एज अ टर्म ऑफ सिविलाइजेशन। याद रखना यहाँ पर एक टर्म है इंडस, और ये इंडस रिवर का नाम है बेटा। किसका नाम है? रिवर का नाम है, सिंधु नदी का नाम है, जो मैंने तुम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। इसी नदी के किनारे या इसी नदी के आसपास कुछ लोग निवास करते थे, और इसी वजह से उस पूरी की पूरी सभ्यता को ही किस नाम से डिनोट किया गया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अगर अपन बात करते हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो बेटा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका टाइम ड्यूरेशन कंसिडर किया जाता है मेनली 2500 BC से लेकर और 1700 BC तक, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर और 1700 ईसा पूर्व तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो किसमें कंसिडर कर लिया जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता कैसे चला? एक्सकेवेशन एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है उत्खनन करना, किसी चीज के बारे में खुदाई करना और उससे वहां से कुछ चीजों के बारे में पता लगाना। अब अगर अपन बात करते हैं तो हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला जो डिपार्टमेंट हुआ करता था उस समय, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे अपने पास कर्निंगम। कौन थे? सर कर्निंगम। तो उन्होंने क्या किया 1853 के अंदर, कब? 1853, जहां से भारतीय रेल की बेटा क्या हो चुकी थी? शुरुआत हो चुकी थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि पास में एक स्टेशन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? रेलवे के स्टेशन बनाए जा रहे हैं, और उस स्टेशन को देखते हुए देखा कि वहां से कुछ लोग हैं वो ईंटों को लेकर आ रहे हैं। किसको लेकर आ रहे हैं? जो ब्रिक्स थी उन ब्रिक्स को लेकर आ रहे हैं और उनको वहां पर लाकर रख रहे हैं, और उनसे बेटा किसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? उस स्टेशन का। तो वो जो सर्वे डिपार्टमेंट वाले लोग थे उन्होंने देखा कि यार आखिरकार ये जो ब्रिक्स है ये आई कहाँ से। तो फिर इन्होंने आसपास जाकर एक्सकेवेशन किया। एक्सकेवेशन करने के बाद वहां से और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तब जाकर उन्होंने एक रिलेट किया है कि हो सकता है कि आज नहीं, आज के कई सालों पहले यहाँ पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन निवास करती थी, कोई ना कोई सभ्यता रहती थी। ऐसे ही अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ है हमारे भारतीय इतिहास के अंदर। एक छोटा सा मुद्दा मैं रिलेट करूंगा कि मान लो आज अपन लोग यहाँ पर है, भगवान ना चाहे ऐसा काम हो जाए, लेकिन अगर कोई भी एक नेचुरल डिजास्टर यहाँ आ जाता है, हम सबके सब यहीं पर बेटा क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। फिर आज के हजारों लाखों साल बाद में यहाँ पर एक्सकेवेशन किया जाता है, पता चलता है डिजिटल बोर्ड के कुछ अवशेष मिल रहे हैं, मार्कर मिल रहा है, माइक मिल रहा है, पेन कॉपी मिल रहा है। तो उस समय के लोग हैं, उस समय जो एक्सकेवेशन करेंगे वो क्या सोचेंगे कि इस जगह कोई ना कोई कोचिंग या एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलता था, यानी उस जमाने के लोग हैं वो पढ़ाई से, स्टडी से परिचित थे, स्टडी से नॉन थे। तो एक्सकेवेशन का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करना खुदाई के माध्यम से। तो फिर इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन करना स्टार्ट किया। एक्सकेवेशन के बाद में अलग अलग सिटीज है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हमें देखने को मिली है। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम रखा गया? क्योंकि कौन सी नदी के किनारे बसी थी ये? इंडस रिवर के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो सबसे पहले इसका एक्सटेंशन की बात करते हैं अपन कि आखिरकार ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहां से लेकर कहां तक फैली हुई है। फॉर मेनली डायरेक्शन की अपन बात करते हैं बेटा नॉर्थ, और नॉर्थ के पोजीशन में साउथ, इधर ईस्ट और ईस्ट के पोजीशन में वेस्ट।
यहां अपन बात करते हैं तो एक जगह अपने पास आलमगीरपुर, कहां पर है ये? यूपी के अंदर है। नॉर्थ की तरफ बात करते हैं तो बेटा मांडा, कहां पर है ये? जम्मू एंड। साउथ की बात करते हैं तो दैमाबाद, कहां पर है ये? महाराष्ट्र। और वेस्ट की बात करते हैं तो बेटा सुतका गेंडोर। हाँ, ये चार अपने से, ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर है। ये चार मेनली अपने से डायरेक्शन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में कहा कौन सी जगह तक या किस स्थान तक विस्तार है, साउथ के अंदर इसका एक्सटेंशन, ईस्ट में और वेस्ट के अंदर। इन्हीं चारों सेक्शन के बीच में पूरी की पूरी ये सिविलाइजेशन है वो देखने को मिलती है अपने को। इसका एक्सकेवेशन है वो इन्हीं चारों सेक्शन के बीच में देखने को मिलता है। नोट डाउन करो इसको, हेडिंग लगा लेना इंडस वैली सिविलाइजेशन। लिख लो फटाफट। चारों डायरेक्शन बना लेना। लिख लिया? चलो, चारों सेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कंप्लीट है। फिर अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से सिटीज को खोजा गया है। कि जैसे ही अपन ने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया, खोदने के दौरान कौन कौन से नगर है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा हड़प्पा। और ये जो हड़प्पा है इसका एक्सकेवेशन हुआ बेटा 1921 के अंदर। 1921 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया जो पहला नगर था, फर्स्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आफ्टर एक्सकेवेशन, दैट इज हड़प्पा। इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके जो एक्सकेवेटर थे उत्खनन करता दयाराम साहनी, क्या नाम था? दयाराम साहनी। कौन सी नदी के किनारे खोजा गया ये? ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। कौन सी नदी के किनारे खोजा गया ये? रावी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर कौन सा था? हड़प्पा, 1921।
किसके द्वारा खोजा गया है? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया है। कौन सी नदी के किनारे है ये? रावी नदी के किनारे खोजा गया है। अब जैसे ये नगर खोजा गया तो इस नगर से कौन कौन सी चीजें हैं वो हमें देखने को मिली है कि आखिरकार इसकी खुदाई के दौरान कौन कौन से अपने को अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना, यहां से अपने को मिला है बेटा साइन ऑफ स्वास्तिका। स्वास्तिक का चिन्ह का मतलब समझते हो क्या? देखा होगा, बनाते अपन जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो ये जो साइन है वो हमें कहां से देखने को मिला था उस टाइम? हड़प्पा से। HR-37 ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान हमें देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद लिख लो ग्रेनरी, अन्नागार, मोस्टली पूछ लिया जाएगा तुम्हें स्वास्तिक का चिन्ह है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस शहर से हमें देखने को मिला है? अन्नागार का मतलब समझ गए क्या? ऐसे कमरे जहां पर किसको रखा गया है? अनाज को रखा गया है। अब अगर अनाज रखने के लिए कमरे बनाए हैं तो क्या यहां से हम लोग लॉजिक समझ सकते हैं क्या कि उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किससे परिचित थे बेटा? कृषि से, खेती से वो परिचित थे और वो धान उगाते थे। इज दैट क्लियर? सेकंड नंबर पे लिखो मोहनजोदारो। मोहनजोदारो शब्द का मतलब ही क्या होता है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदारो शब्द का मतलब ही क्या होता है? मृतकों का टीला। इसका जो एक्सकेवेशन हुआ था वो हुआ था 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से शहर की खोज करी थी? मोहनजोदारो की। और मोहनजोदारो का शाब्दिक जो अर्थ होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो? दैट इज माउंट ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला। क्लियर है बात? अब कौन सी नदी के किनारे खोजा गया था? ये सिंधु नदी के किनारे। ईयर अगर पूछ लिया जाता है तो 1922 के अंदर। एक्सकेवेटर का अगर नाम पूछ लिया जाता है खोजकर्ता, तो खोजकर्ता कौन हो जाएगा? राखलदास बनर्जी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि मोहनजोदारो से कौन कौन सी चीजें हैं वो हमें देखने को मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से मिला है बेटा अपने को लार्ज बाथरूम। विशाल स्नानागार। जो बाथरूम जो उस समय बनाए गए थे वो कमरों से भी बड़े बनाए गए थे। तो लार्ज बाथरूम है वो बनाए, वो मिले हैं कहां से हमें? मोहनजोदारो से। फिर अपन बात करते हैं
तो यहाँ पर जो नालियां थी वो बेटा किसकी बनी हुई थी? लकड़ियों की बनी हुई नालियां हमें देखने को मिली है। तो जो वाटर जो पाइपलाइन जो कंसिडर किया जाता है वो किसकी बनी हुई थी? यहाँ पर वुडन की लकड़ियों से बनी हुई थी। इस पूरे की पूरे सभ्यता के अंदर जो दरवाजे हुआ करते थे घरों के, वो आगे की तरफ नहीं खुलकर और बेटा किधर की तरफ खुलते थे? पीछे की तरफ। बोलो यस या नो? तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वह कौन सी सिविलाइजेशन थी जिसमें घरों के दरवाजे आगे नहीं खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे? दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। यस या नो? उसके बाद लिखो यहां पर कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, एक नाचती हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कौन से मेटल से बनी हुई थी? ब्रॉन्ज से, कांस्य। लिख लिया? फिर नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे, लिखो चनुदड़ो। ये लिख लिया ना? इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग कंसिडर करेंगे। ये जो चनुदड़ो है, इसको बोला जाता है फैशन सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की जो फैशन नगरी है, वो फैशन नगरी किसको बोला जाता है? चनुदड़ो को बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनके बनाने की फैक्ट्रियां प्राप्त हुई है। क्या बनाने की फैक्ट्रियां प्राप्त हुई है अपने को? जो मनके होते हैं, मोती जिसको बोलते हैं अपन, वो बनाने की फैक्ट्रियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। चावल के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए बेटा, वो भी कहां से प्राप्त हुए? हमें चनुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और याद रखना, ये ऐसा नगर था जहां पर किला, एक भी किला हमें नहीं मिला। जो सिटाडिल था वो एक भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर जो दुर्ग रहित था, जहां पर एक भी सिटाडिल नहीं मिला, वो कौन सा हो जाएगा अपने पास? चनुदड़ो। लिख लो फैक्ट्री ऑफ सीड्स, मन के बनाने की फैक्ट्री। फैशन सिटी क्यों बोला जाता है? यहां से बेटा एविडेंस ऑफ लिपस्टिक। लिपस्टिक मिली है, यहाँ पर मिरर मिला है, कांच मिला है, यानी सौंदर्यवर्धक चीजें हैं यहाँ से हमें ज्यादा देखने को मिली है। इस वजह से इसको कंसिडर किया जाता है क्या? फैशन सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कंसिडर करेंगे बेटा कालीबंगा। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बेटा काले रंग की चूड़ियां। बैंगल ऑफ ब्लैक कलर। कालीबंगा है जहां पर इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हमें देखने को मिलता है वो मिलता है काले रंग वाली चूड़ियां। और सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा से हमें जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वो हुए हैं बेटा अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड।
लिख लो कालीबंगा, मीनिंग ऑफ कालीबंगा लिख लेना, बेंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, काले रंग की चूड़िया। उसके बाद में एविडेंस के अंदर लिख लेना अग्नि वेदिकाएं, फायर स्प्लिट्स, हवन कुंड। देखा होगा जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है या वैवाहिक कार्यक्रम होता है तो वहां पर वो हवन कुंड मंगवाया जाता है और उसके अंदर फिर बेटा किसको उत्पन्न किया जाता है, अग्नि को। और ये जो कालीबंगा है इसका एक्सकेवेशन बेटा कहां पर हुआ है, राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। नदी कौन सी थी यहां पर, घग्गर नदी, रिवर लिख लेना इसकी। घग्गर नदी, ठीक है। 2-3 साइट है उनके और नाम लिख लो तुम लोग, लिखो लोथल गुजरात के अंदर, बनावली हिसार हरियाणा, इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही रहने वाले हैं। अगर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा या तो हड़प्पा से या फिर मोहनजोदारो से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये तो अपन ने बात करी है कि आखिरकार इसकी सभ्यता की खोज किस पर्पस से हुई है, वो एक रेलवे ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन का क्या हो चुका है, एक्सकेवेशन हो चुका है। इस पूरे की पूरे सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि खोजा गया जो पहला नगर था वो कौन सा था अपने पास है, हड़प्पा था। क्या इतनी बात समझ में आ गई। फिर अपन बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट जो सिटीज थी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखते हैं कि यहाँ का सोशल लाइफ कैसा था, यहाँ का रिलीजियस लाइफ है वो कैसा था, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ सर्कल था वो कैसा होने वाला था, किस किस के बारे में लोग इसके परिचित थे और किस किस चीजों के बारे में लोग परिचित नहीं होने वाले थे। तो याद रखना यहाँ पर जो सोशल लाइफ है उसको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी के अंदर, 4। जैसे अपन कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू मनी की ये पैसे वाला है, ये थोड़ा मिडिल क्लास है और ये बिल्कुल गरीब है और ये तो कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में। वैसे ही उस टाइम का जो सिविलाइजेशन था उसका जो सोशल लाइफ था उसको कितने कैटेगराइज के अंदर डिवाइड किया गया था, 4 कैटेगराइज के अंदर। ब्राह्मण वर्ग को अलग किया गया था, विद्वानों को अलग किया गया था, और जो शूद्र लोग हुआ करते थे उनको अलग किया गया था, और जो दुर्बल वर्ग के जो लोग थे उनको अलग कंसिडर किया गया था। फिर अपन बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ग्रे यानी धूसर रंग की जो मिट्टी के बर्तन थे उसके बनाने की कला के अंदर भी क्या था, ये निपुण हुआ करते थे। थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। जो आयरन है उस आयरन से नॉन नहीं थे कौन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। इस टाइम जो मेटल कंसिडर की जाती थी बेटा वो कौन सी की जाती थी, ब्रोंज। कौन सी, ब्रोंज। इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम जो परिवार हुआ करता था उसके अंदर जो हेड ऑफ मेंबर कंसिडर किया जाता था वो मदर को किया जाता था। किसको, मदर को। इसलिए इसको बोला जाता है मातृ सत्तात्मक समाज। यानी यहाँ पर जैसे अभी के टाइम हमारे परिवार में किसकी बात मानी जाती है, पिता की, वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में किसकी कौन प्रधान हुआ करता था, माता जी प्रधान हुआ करती थी। इसलिए इसको कंसिडर किया गया है क्या, मातृ सत्तात्मक समाज के रूप में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तुम्हारे एग्जाम के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे के सारे मैंने कंसिडर करवा दिए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने पास 2 ही है, या तो हड़प्पा या फिर मोहनजोदारो। इज दैट क्लियर। फिर कुछ रिलीजियस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उस टाइम 2 धर्म ज्यादातर प्रचलन में थे, एक था अपने पास बौद्ध धर्म और एक था अपने पास जैन धर्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे के पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, बुद्धिज्म को।
चलो फिर अपन बात करते हैं इस महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। देखो अगर अपन बात करते हैं तो एक राजा था, उस राजा का बेटा क्या नाम था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। और जैसे ही उस राजा शुद्धोधन था, बहुत ही तेजस्वी और गुणवान राजा हुआ करता था, और उसने एक सभी राजाओं का एक अपना अपना पर्सनल बेटा क्या रहता है? एस्ट्रोलॉजर रहता है। क्या रहता है? एस्ट्रोलॉजर। तो इन राजा शुद्धोधन ने भी क्या किया? अलग अलग ज्योतिष्य को बुलाया, और कम से कम 7 से 8 ज्योतिष्य इन्होंने बुला लिए। उनमें सभी ज्योतिषियों ने अलग अलग अपने विचार दिए, लेकिन जो इसका सबसे विश्वसनीय जो ज्योतिष्य था, 8वें नंबर का जो ज्योतिष्य था, उसने इन शुद्धोधन के बारे में, शुद्धोधन को इनके पुत्र के बारे में एक चीज कही कि आपका जो पुत्र होगा वो या तो बहुत बड़ा विद्वान होगा या फिर सन्यासी होगा। क्या होगा? या तो बहुत बड़ा विद्वान होगा या फिर सन्यासी होगा। आगे बात समझ में? अब ये जो बात है इस राजा शुद्धोधन को खाई जा रही थी अंदर ही अंदर कि आखिरकार वो जो ज्योतिष्य हैं उसने जो बात कही है सन्यासी वाली, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब इनका नामकरण किया जा रहा था तब इन्होंने ये डिक्लेयर करा कि या तो ये बहुत बड़ा विद्वान बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनने वाला है। इज दैट क्लियर? अब राजा शुद्धोधन ने क्या किया? उस ज्योतिषी की बात को ध्यान में रखते हुए ये जो अपने पास गौतम बुद्ध था, जिसके बचपन का नाम क्या था बेटा? सिद्धार्थ। क्या नाम था इनके बचपन का नाम? सिद्धार्थ। इस सिद्धार्थ के लिए एक अलग से महल बना दिया गया। क्या बना दिया? एक अलग से महल के अंदर इस सिद्धार्थ को रख दिया गया, जहां पर इसके सुख सुविधा की, खेलने कूदने की, खाने पीने की सारी सुविधाओं को उसी एक महल के अंदर अवेलेबल करवा दिया गया, ताकि इसको कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हो पाए। धीरे धीरे सिद्धार्थ है वो बड़ा होता जा रहा था, इसका लालन पालन किया जा रहा था, और बहुत जल्दी इसकी शादी करवा दी गई। क्या करवा दी गई? शादी करवा दी गई। शादी के बाद में इसका एक पुत्र हुआ, और पुत्र होने के बाद भी तब तक भी ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर रहता था? उसी महल के अंदर। फिर इसका एक सारथी हुआ करता था जिसका नाम था बेटा चिन्ना। सारथी का मतलब समझ गए? दोस्त, मित्र। वो हुआ करता था जिसका क्या नाम था? चिन्ना, जिसके साथ ये बचपन से खेल कूद कर बड़ा हुआ है, और अपनी जवानी के दिन है वो किसके साथ बिताए इसने? चिन्ना के साथ। तो एक बार ऐसे ही इसके मन में ख्याल आया, सिद्धार्थ के मन में, कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस महल वाली दुनिया को ही देखा है, इसके बाहर वाली दुनिया को मैंने कभी भी नहीं देखा। तो उसने अपने सारथी चिन्ना से एक बार डिस्कस किया कि चिन्ना, मुझे एक बार नगर भ्रमण की ओर ले चलो, मैंने आज दिन तक इस महल के अलावा बाहर वाली दुनिया नहीं देखी है। चिन्ना ने ये बात है वो शुद्धोधन के सामने रखी, तो शुद्धोधन ने फिर रथ भिजवा दिया, जहां पर सवार हो गए बेटा कौन? चिन्ना और सिद्धार्थ। बोला यस या नो? जैसे ही नगर भ्रमण की तरफ ये निकल पड़े तो इन्होंने अपने जीवन में बेटा 4 केस देखे। कितने केस देख लिए इन्होंने अपने जीवन के अंदर? 4 केस। सबसे पहली, जैसे ही नगर भ्रमण की तरफ गए तो कुछ दूर पे जाने के बाद में इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। कौन से व्यक्ति को देखा? बूढ़े व्यक्ति को। क्या यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा है क्या तुमने? जैसे ही इसने इस बूढ़े व्यक्ति को देखा तो सिद्धार्थ का मन बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो चुका था, वो बहुत ही ज्यादा अंदर से भर गया था, और उसने देखा कि आखिरकार इस व्यक्ति की ऐसी हालत कैसे हुई। तो फिर उसने अपने सारथी चिन्ना से पूछा, हे चिन्ना, इस व्यक्ति की ऐसी हालत किस प्रकार हुई है? ये व्यक्ति ऐसे कैसे हो गया? तो फिर चिन्ना ने उसको जवाब दिया, हे सखा, इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है वो एक दिन बूढ़ा होगा ही होगा, और एक दिन सबकी अवस्था के अनुसार सबकी जो हालत है वो ऐसी ही होने वाली है। यही प्रकृति का नियम है, यही सांसारिक जीवन का नियम है। तो फिर सिद्धार्थ के मन में एक विचार आया कि आज के कुछ समय के बाद में क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा, क्या मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा क्या? तो चिन्ना ने कहा कि हे सखा, तुम ही नहीं, इस संसार में जो भी व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसका अवस्था के अनुसार ढलना तय है।
तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ का मन है वो अंदर से क्या हो चुका था, व्याकुल हो चुका था इस व्यक्ति को देखकर। रथ आगे की तरफ प्रस्थान कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद में उसने अपने जीवन में दूसरी घटना देखी, और दूसरी घटना के अंदर उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो बीमार होकर कहां पर पड़ा है बेटा, खटिया पे पड़ा है। तो फिर वापस से उस सिद्धार्थ के मन में वापस से एक प्रश्न आया और उसने पूछा कि हे चेन्ना, इस व्यक्ति को क्या हो गया है और इसकी ऐसी हालत कैसे हुई है। तो फिर चेन्ना ने बोला कि हे सखा, ये बीमार है, अवस्था के अनुसार जीवन के अंदर सुख दुख और स्वास्थ्य के अंदर उतार चढ़ाव है वो आते जाते रहते हैं। तो फिर सिद्धार्थ के मन में एक और विचार आया कि क्या मैं भी कभी बीमार होऊंगा, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ, क्या मेरी भी ऐसी हालत हो जाएगी क्या। तो ऐसे ही ये सोचकर और वापस से उसका मन क्या हो चुका था, व्याकुल हो चुका था। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद में उसने तीसरी घटना देखी, जहां पर 4 व्यक्ति कंधे पर किसी मरे हुए व्यक्ति को लेकर जा रहे थे। और इस घटना को देखते हुए सिद्धार्थ का मन और भी ज्यादा व्याकुल हो गया और उसने वापस से चेन्ना से पूछा कि हे सखा, इस व्यक्ति को क्या हो गया है और इस व्यक्ति को ये कहां पर लेकर जा रहे हैं। तब फिर चेन्ना ने जवाब दिया कि हे सखा, ये व्यक्ति अब मर चुका है और इसको अब ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए लेकर जा रहे हैं। तब सिद्धार्थ के मन में एक विचार आया कि इसकी मृत्यु हुई है वो कैसे। तो फिर चेन्ना ने बोला कि इस संसार में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उस व्यक्ति का मरना एक दिन निश्चित है। फिर सिद्धार्थ के मन में ख्याल आया कि जन्म तो मैंने भी लिया है, क्या एक ना एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, क्या मेरे घर परिवार वाले सब ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, क्या वो मेरे बिना रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। बहुत सारे विचार हैं जो सिद्धार्थ के मन में उत्पन्न हुए और ये सारी की सारी घटनाओं को देखकर और सिद्धार्थ का मन और भी ज्यादा व्याकुल हो गया। फिर जब थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद में उसने देखा तो एक व्यक्ति पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था ही। तो उसके बाद में फिर सिद्धार्थ ने पूछा कि हे सखा, ये व्यक्ति इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है और काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ ये इसकी आंखें बंद है, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा। तो फिर चेन्ना ने जवाब दिया कि हे सखा, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर बैठा है, जब तक इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी ये अपनी आंखें नहीं खोलेगा। तब जाकर सिद्धार्थ के मन में बहुत सारे विचार विमर्श आए और उसके मन में व्याकुलता से भरा हुआ जो मन था वो पूरी तरीके से पिघल चुका था। और सिद्धार्थ कहीं ना कहीं इस नगर भ्रमण में जितनी भी घटनाएं देखी है, इन्हीं घटनाओं को देखते हुए उसका मन है वो परिवर्तन हो चुका था। सिद्धार्थ जैसे घर लौटा, घर लौटने के कुछ समय पश्चात ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मुझे इस सांसारिक मोह माया को त्यागना है और मुझे मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाना है। और 29 की एज के अंदर सिद्धार्थ है वो घर को छोड़कर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बेटा चले गए थे। और उस ज्योतिष्य की बात बेटा क्या हो चुकी थी, पूरी तरीके से सच हो चुकी थी। बोलो यस या नो। कुछ टाइम के बाद में पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ नामक व्यक्ति है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था, उसको अपने चारों ओर उजाला ही उजाला नजर आया। और जैसे ही उसको उजाला नजर आया, रोशनी नजर आई, तब जाकर उसको बेटा किसकी प्राप्ति हो चुकी थी, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, बुद्धा का मतलब ही क्या होता है, इनलाइटमेंट यानी रोशनी। जब भी तुम लोग गौतम बुद्धा की किसी भी फोटो को देखोगे, मोस्ट ऑफ द केस में उनके सर के चारों तरफ तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश नजर आने वाला है। एक इमेज में तुम्हें बता देता हूं, क्या यहाँ पर ये प्रकाश जैसा स्ट्रक्चर है तुम्हें नजर आ रहा है क्या, बोलो यस या नो। इट इज द रियल मीनिंग ऑफ बुद्धा, दैट इज कॉल्ड इनलाइटमेंट। ठीक है, इसका बुद्ध का मतलब ही क्या होता है, प्रकाश में होना, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में फिर बुद्धा ने अपने जीवन के अंदर कुछ बातों को अपनाया है। इस संसार में सबसे बड़ा जो दुख होने का जो कारण बताया है कि व्यक्ति किस वजह से सबसे ज्यादा दुखी होता है, वो होती है बेटा इच्छाएं। क्या होती है, इच्छाएं, डिजायर। आज तुम्हारे भी मन के अंदर इच्छा हो रही होगी कि 2 घंटे से बैठा हूं, पेट के अंदर भूख लग रही है, गर्मा गर्म कहीं से खाना आ जाए। तो इसको सोचकर तुम लोग बेटा क्या हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे संसार में जो दुख होने का जो कारण बताया गया है वो बेटा किसको बताया गया है, इच्छा को। आज मेरा भी मन थोड़ा सा सोचकर दुखी हो जाता है कि मेरे पास भी
2-4 लाख रुपए एक साथ ही आ जाए तो कहीं ना कहीं मेरा मन भी बेटा क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। बोलो यस या नो। तो इस पूरे के पूरे संसार में अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा, इनके अनुसार दुख होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो बेटा क्या है, इच्छा। और इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, लेकिन इनको नियंत्रण किया जा सकता है। जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया वो बेटा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। काश अगर मगर यदि, नो इफ नो बट, अगर ये सारे के सारे अगर तुम्हारे दिमाग से निकल जाए तो बताओ तुम्हारे जीवन के अंदर दुख होने जैसा कोई रीजन बचेगा क्या? नहीं बचेगा। कोई व्यक्ति पतला है उसको यही दुख है कि मैं क्या हूं, पतला हूं। कोई अत्यधिक मोटा है उसको यही दुखी है कि मैं क्या हूं, मोटा हूं। आ गई बात समझ में? तो वो उनके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है कि काश में क्या होता, पतला। पतला व्यक्ति क्या क्या सोचता है कि काश में क्या होता, मोटा। तो ये जो काश जो शब्द है ये इच्छाएं हैं। अगर ये इच्छाएं उत्पन्न नहीं होगी तो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हो सकता। और उस एस्ट्रोलॉजर की बात को सच मानते हुए गौतम बुद्धा ने घर को छोड़ दिया। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब जाकर ये किस नाम से जानने लगे हैं, गौतम बुद्धा के नाम से जानने लगे हैं। इन्होंने बहुत सारे अपने शिष्य बनाए हैं और उनको अलग अलग जगह पर भेजा है। इन्होंने बहुत जगह अपने अपने सेरेमोन दिए हैं, अपने अपने उपदेश दिए हैं, जहां पर बौद्ध धर्म के प्रति लोगों को समझाया है। बोलो यस या नो। इज दैट क्लियर? क्या इतनी कहानी समझ में आती है क्या बुद्धा के बारे में? तो बुद्धा का रियल मीनिंग ही क्या बताया मैंने, इनलाइटमेंट। क्या ये स्टोरी तुम लोगों को समझ में आ गई है क्या, कि कैसे कैसे गौतम बुद्धा है उसको इस पूरे के पूरे सांसारिक जीवन के बारे में चीजें पता चली है। एक ही बार वो नगर भ्रमण के लिए गए थे और उसी दौरान वो पूरी की पूरी चीजें उनके सामने आ गई है और उन्होंने अपने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है। इससे पहले की लाइफ के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक महल के अंदर ही अपना पूरा जीवन जिया है और उसी को वो पूरा का पूरा क्या मान रखे थे भाई, यही अपना लाइफ। इज दैट क्लियर? चलो यहां से लिखना स्टार्ट करो फिर इसको। शॉर्ट नोट्स बना लेना, डायरेक्ट लिख लो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्धा। चाइल्डहुड नेम लिख लेना इसका सिद्धार्थ। पॉइंट बोल रहा हूं मैं वो नोट डाउन करते चलो साथ के साथ। फाउंडर लिख लेना गौतम बुद्धा, चाइल्डहुड नेम लिखोगे सिद्धार्थ, फादर्स नेम लिखोगे शुद्धोधन, शुद्धोधन। मदर्स नेम लिख लो माया देवी। जैसे ही बुद्धा का जन्म हुआ था तो जन्म के कुछ दिनों के बाद में ही इसकी मृत्यु, इसकी माँ की क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु। और जो इसका लालन पालन जो किया था वो इसकी मौसी ने करा था, जो इसकी दाई माँ भी कहलाती है, दैट इज प्रजापति गौतमी। लिख लो स्टेप मदर प्रजापति गौतमी। बर्थ लिख लेना 563 बीसी। बीसी का मतलब समझ गए ना, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले की घटना है ये। जगह लिख लेना कपिल वस्तु लुम्बिनी। लिखा क्या?
चलो फिर यहां से लिखो, पत्नी का नाम लिखो, वाइफ यशोधरा। पत्नी का नाम लिखो यशोधरा। सन, बेटे का नाम लिख लेना राहुल। गुरु का नाम लिखोगे अलार कलाम। फ्रेंड, दोस्त का नाम लिखोगे सारथी। चेन्ना। घोड़े का नाम लिखोगे हॉर्स, कंथक। रिवर लिखोगे रिवर। निरंजना या पुनपुन। ट्री लिखोगे वृक्ष, पीपल। अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? निरंजना नदी। और इसी का दूसरा नाम क्या है? पुनपुन नदी। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? पीपल का वृक्ष। घोड़े का क्या नाम था? कंथक। सारथी, फ्रेंड का क्या नाम था? चेन्ना। गुरु कौन था? अलार कलाम। ठीक है, वाइफ का नाम आ गया, बेटे का नाम आ गया, मम्मी पापा सबके नाम आ गए। उसके बाद फिर यहां से लिखो कितनी अवस्थाएं देखी उसने अपने जीवन में? 4 अवस्थाएं। चारों के नाम लिख लेना। सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार, फिर मरा हुआ शव, और लास्ट के अंदर सन्यासी। तुम लोग भी जाते हो भाई नगर भ्रमण के लिए, लेकिन तुम्हारे मन में कभी भी वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। तुम तो खुश और हो जाते हो कि आज का दिन सही था, बढ़िया बढ़िया लोग देखने को मिले हैं। गौतम बुद्धा तो तुम्हारे दिमाग में आता ही नहीं होगा। मोक्ष भी किसको चाहिए? तो तुम्हें कर्म थोड़ी करने हैं भाई, तुम तो वैसे ही कांड करने के लिए जाते हो। लिखो फिर, ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में? 35। देखो, वैशाखी जो पूर्णिमा आती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो भी कब हुआ था? वैशाखी पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो दिन भी कौन था? वैशाखी पूर्णिमा। और गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई है वो दिन भी बेटा कौन सा था? वैशाखी पूर्णिमा। इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। एज लिख लेना। इनलाइटमेंट का एज लिख लो 35 ईयर। फर्स्ट सेरेमोन है वो लिख लेना तुम लोग सारनाथ। और इस फर्स्ट सेरेमोन को प्रथम जो उपदेश है वो धर्म के प्रति था, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। ये वाला पॉइंट भी नोट डाउन कर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही सिद्धार्थ वो किस नाम से जानने लगे हैं? गौतम बुद्धा के नाम से। और जो जगह थी वो बेटा गया थी, और बुद्ध कहलाने के बाद में उसको किस नाम से जानने लगे हैं? बोध गया। जो वृक्ष था उसको भी किस नाम से जानने लगे हैं? बोधि वृक्ष के नाम से। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके जो सेरेमोन है उनकी लैंग्वेज पूछ ली जाती है। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए हैं वो किस भाषा के अंदर दिए हैं? पाली भाषा के अंदर। लिख लो, लैंग्वेज ऑफ सेरेमोन। उपदेशों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? पाली। पहला सेरेमोन कहां दिया था इन्होंने? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं वो बेटा कहां पर दिए इन्होंने? श्रावस्ती के अंदर दिए हैं। लिख लो, मोस्ट ऑफ द सेरेमोन इन श्रावस्ती। फिर आगे लिख लेना, सिद्धार्थ लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29। और जो घर छोड़े थे उसको किस नाम से बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण। जैसे पहला उपदेश था उसको किस नाम से जानने लगे हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। तो जैसे ही इन्होंने घर को छोड़ा तो घर को छोड़ने को किससे रिलेट किया गया है? महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, गौतम बुद्धा के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। लिख लिया महाभिनिष्क्रमण। चलो, फिर इन्होंने 4 ट्रुथ स्टेटमेंट हमें दिए हैं। संसार दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या बताया है? इच्छा। इच्छाएं कभी समाप्त होती है क्या? नहीं, लेकिन इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस सांसारिक जीवन में जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया वो इंसान सुखी है, बाकी कोई भी इंसान सुखी नहीं है। जैसे तुम लोगों ने भी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया ना कि अब हमें पढ़ाई नहीं करनी, इसीलिए तो तुम्हारे जीवन में पढ़ाई से रिलेटेड दुख नहीं है। क्या ये सत्य बात है क्या? मतलब इच्छाएं तो है तुम्हारी, दुखी तो तुम भी हो। कुछ लोग तो ये सोच के दुखी है कि क्लास खत्म हो जाए, पीजी जाऊंगा, खाना बचेगा या नहीं बचेगा। लिखो, 4 ट्रुथ स्टेटमेंट गिवन बाय बुद्धा। संसार किससे भरा हुआ है? दुखों से। दुख होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा, और इच्छाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। और उसके बाद में लिख लो 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, संघा और धम्मा।
फिर कुछ सिंबल्स से डिनोट किया गया है, जैसे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसको सिंबल से डिनोट किया गया है लोटस से, और बुल से। जो इन्होंने डिपार्चर फ्रॉम होम जो लेफ्ट किया था घर, उसको कंसिडर किया है घोड़े से। उसके बाद में नॉलेज है वो पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको कंसिडर किया गया है पीपल। जो इनका निर्वाण है यानी मृत्यु है, मृत्यु के बाद में इनकी किसकी पूजा की जाती है बेटा? पद चिन्हों की, जो फुट जो प्रिंट होते हैं ना वो। और इनकी मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? स्तूपा। इनकी डेथ लिख लेना 483 बीसी। 563 में जन्म हुआ है और 483 में इनकी मृत्यु हो गई। टोटल कितने साल जिया इन्होंने? 80। मेरे चारों तरफ भी प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है, क्या मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी क्या? बताओ, गौतम बुद्धा की कहानी समझ में आ चुकी है क्या? जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनकी लाइफ से रिलेटेड वो सारी की सारी चीजें मैंने बता दी हैं। क्यों इनका मन व्याकुल हुआ, क्यों इन्होंने सन्यासी जीवन धारण किया, इसके पीछे इन्होंने अपने जीवन में कितनी घटनाएं देखी है? 4 घटनाएं देखी है, और उन्हीं 4 घटनाओं से बहुत कुछ सीखा है और अपने घर को छोड़कर और वैराग्य जीवन इन्होंने धारण कर लिया है। चलो फिर आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।